हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी? मेरा नाम है दीपक कुमार, सावल क्लासेस अबोहर से। भारत की राजनीति के अंदर मास्टर कैडर के इस मिशन में आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं। मैंने सबसे पहला बड़ा ही यूनिक सा चैप्टर आप लोगों के साथ शुरू किया था जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आज हम लोग उसे कंप्लीट करेंगे, उसके एक पार्ट को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है रोल ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशन। भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या रोल है, आज हम लोग इसे पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक को मैंने कल शुरू किया था, आज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले लेक्चर में आपने यूनाइटेड नेशन की इंट्रोडक्शन देखी, दूसरे लेक्चर में आपने यूएन के सारे ऑर्गन्स देखे, तीसरे नंबर के ऊपर आपने चाइल्ड एजेंसीज के बारे में पढ़ा, चौथे लेक्चर में आपने भारत का यूएन में क्या रोल है वो पढ़ा, और आज भारत का यूएन में क्या रोल है उसका पार्ट 2 आप लोग स्टडी करने जा रहे हो। तो जो स्टूडेंट्स आज इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आने पर अपने दूसरे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। इनमें आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स, पीडीएफ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आपके पेपर की रिगार्डिंग हर प्रकार की न्यूज आने वाले दिनों में शेयर होंगी। ये मैसेज आपने व्हाट्सएप पर ही करना है। आप लोग अपना नाम लिखो, फिर अपना सब्जेक्ट लिखो और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9569366100 पर सेंड कर दो। मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा। इस ग्रुप के कोई चार्जेस नहीं है। हमारा जो कल वाला टॉपिक था उसे मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं आप लोगों के सामने। तो टॉपिक था रोल ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशन। तो ये कल हम लोगों ने शुरू किया था कि भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या रोल है। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, वेलकम। भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या रोल है, कल हम लोगों ने इसके काफी पार्ट्स कवर अप किए थे। आज हम लोग उसी सीक्वेंस में इसको आगे शुरू करने जा रहे हैं। आगे हेडिंग दे दो, कल वाला टॉपिक ये कंटिन्यू होगा। हेडिंग हम लोगों ने देनी है इंडिया एंड पीस कीपिंग। देखो, आपकी पूरी राजनीति का सिलेबस ऐसा नहीं है। बाकी जो इंडियन पॉलिटिक्स है ना, वो आपने सारी पढ़ी हुई है, वो पढ़नी आपको इतनी मुश्किल नहीं लगेगी। अगर किसी स्टूडेंट्स को ये चैप्टर थोड़ा अलग सा लगा हो, थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है आप लोगों को लगा हो कि इतना कुछ कैसे याद रखेंगे, तो डोंट वरी। मतलब ये एक यूनिक सा चैप्टर था, इसमें इतनी मेहनत एक बार होनी थी। बाकी पूरी राजनीति आप लोगों ने पढ़ी हुई है, तो उसमें आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। वो सारे टॉपिक मैं बड़े इन डेप्थ एनालिसिस करके बड़े अच्छे से आप लोगों को इसी तरह कराऊंगा। ठीक है, तो इंडिया एंड पीस कीपिंग। ठीक है, भारत और भारत का पीस कीपिंग के अंदर क्या रोल है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये शब्द देखते हैं, पीस कीपिंग क्या होता है। व्हाट इज पीस कीपिंग? पीस कीपिंग का मतलब होता है शांति को मेंटेन करना। धरती पर हर जगह शांति मेंटेन होनी चाहिए। ये काम यूनाइटेड नेशन देखता है कि क्या पूरी दुनिया में शांति है या नहीं है। तो पीस कीपिंग का जो रोल है, पीस कीपिंग का जो काम है, ये जो रोल है, इसको निभाया जाता है किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन द्वारा। ये यूनाइटेड नेशन का डिपार्टमेंट है ना, यूनाइटेड नेशन का ये डिपार्टमेंट है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन कहा जाता है। वो इस रोल को पूरी तरह से निभाता है और ये एक बड़ा ही यूनिक और डायनेमिक इंस्ट्रूमेंट है। ये बड़ा ही यूनिक और एक डायनेमिक इंस्ट्रूमेंट है। यूनिक का मतलब होता है कि बड़ा ही अकेला सा, मतलब अलग सा, और बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिससे पूरी दुनिया में शांति मेंटेन की जा सकती है। इस तरीके से हम लोग हेल्प करते हैं दुनिया के अलग अलग कंट्रीज की, अलग अलग देशों की, ताकि वो अपने यहाँ मेंटेन रख सके शांति को। ठीक है, तो अगर हमारी गली के किसी एक घर में कोई समस्या है और मैं सोचूं कि मेरे घर की समस्या थोड़ी है, ये तो उनके घर की समस्या है, तो एज ए सोशल एनिमल हमें उस समस्या को एड्रेस करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आज वो गली के उस घर की समस्या है,
फिर वो उसके साथ वाले घर की बनेगी, और अगर मैं चिंता नहीं करूंगा तो एक दिन वो मेरे घर की भी बन सकती है। तो इसीलिए हमें एक दूसरे का सोचना चाहिए, एक दूसरे के देशों में शांति को कायम करने में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये मदद हम लोग किस तरह से दे सकते हैं भाई? अगर किसी स्टूडेंट की वीडियो ना चल रही हो तो वो वीडियो को बंद करके लिंक पे दोबारा क्लिक करें। जो लिंक आपको आया व्हाट्सएप ग्रुप में, वीडियो चल जाएगी, डोंट वरी, वीडियो बिल्कुल सही चल रही है। तो यूनाइटेड नेशन किस तरह से हेल्प करता है? यूनाइटेड नेशन किस तरह से हेल्प करता है? पहली, इलेक्ट्रल सपोर्ट। अगर किसी के यहाँ चुनाव ही नहीं हो रहे, चुनाव होने वाला माहौल ही नहीं है, तो वहां चुनाव हेल्ड करवाना, इलेक्ट्रल सपोर्ट देना, सबसे पहली बात। दूसरा, वहां पे रूल्स और लॉ से सब कुछ चले, उसे और मजबूत करना। कभी कभी क्या होता है, किसी देश किसी एरिया में लॉ एंड ऑर्डर ही खत्म हो जाता है, उसको मजबूत करना। और पावर शेयरिंग एग्रीमेंट करना। क्या करना? पावर शेयरिंग एग्रीमेंट करना, मतलब किस तरह से पावर को शेयर किया जाएगा उसके एग्रीमेंट्स करना। और किसी भी जगह की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, आर्थिक विकास, और किसी भी जगह का सामाजिक विकास करना। ये काम किया जाता है यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग नेटवर्क के द्वारा। समझ लगी? अब जैसे मान लो किसी देश के अंदर कोई सरकार ही नहीं है, कोई चुनाव होने ही नहीं देता, रूल और लॉ की तो वहां पे धज्जियां उड़ी पड़ी है, आतंकवाद चारों तरफ फैला पड़ा है, तो उन सब चीजों की व्यवस्था को मेंटेन करने में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग जो डिपार्टमेंट है वो उसमें हेल्प करता है। और यूनाइटेड नेशन के ये जो पीस कीपर होते हैं, यूनाइटेड नेशन के ये जो पीस कीपर होते हैं, इन्हें बेसिकली ब्लू हेलमेट कहा जाता है, क्योंकि ये नीले रंग का हेलमेट सिर पे पहनते हैं। ठीक है, इनकी एक कोड होता है, एक फौज होती है, इसलिए इनको ब्लू हेलमेट के रूप से भी जाना जाता है। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ये शक्ति, ये पावर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को दी है कि वो धरती के ऊपर शांति को मेंटेन करने के लिए ऐसे ऑपरेशन चलाए रखें। जब से संयुक्त राष्ट्र संघ बना है, तभी से, जब से संयुक्त राष्ट्र संघ बना है 1945 से, तभी से जो है ये पीस कीपिंग का काम वहां पर जारी है। आज पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर जहां जहां भी पीस का काम हमें मेंटेन करना है, तो वो डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन देखता है। और इसके सेक्रेटरी जनरल जो है, इनका नाम आप लोग याद रखना, उनका नाम है जीन पायरे। ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जो पूरी धरती पर शांति को मेंटेन करने का काम देखता है। और आज 99,905 जवान हैं, यूनिफॉर्म्ड जवान हैं, जो कि पूरी धरती के ऊपर जिनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है शांति को मेंटेन करने के लिए। एक साल का $6.5 बिलियन का बजट पीस नेटवर्क ऑपरेशंस के अंदर आता है। बस जो पीस ऑपरेशंस में जो जवान काम करते हैं, जिन्हें हम लोग पीस कीपर बोलते हैं, बस उनकी एक ही कंडीशन है कि उनकी उम्र 25 साल से ज्यादा होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब जैसे साउथ सुडान है, सीरिया है, ईरान है, इराक है, कोंगो है, जायरे है, हाइती कंट्री है, सोमालिया देश है, ये बड़े ही अनस्टेबल टाइप देश है। इन देशों में हमें मदद करने की जरूरत है, तो वहां हम अपने सैनिक भेज सकते हैं, वहां पुलिस डिपार्टमेंट के जवान भेज सकते हैं, वहां आम सिविलियंस भेज सकते हैं, वहां डॉक्टर्स भेज सकते हैं, पैरामेडिकल्स की टीम भेज सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की फोर्स भेज सकते हैं, ताकि वहां शांति मेंटेन करने में उनकी मदद की जाए। ठीक है, तो यहां आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गई कि यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब भारत का इसमें क्या रोल है, हमारे देश भारत का इसमें क्या रोल है, अब वो हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। तो आप ये लिख सकते हो अब कि, क्योंकि ये टॉपिक का नाम ही ये है, रोल ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशन, सो आप कह सकते हो कि इंडिया का रोल क्या है, किसमें, इन पीस कीपिंग, दुनिया के अंदर शांति मेंटेन करने में। इन पीस कीपिंग, दुनिया में शांति को मेंटेन करने के लिए भारत का क्या रोल है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग इसको लिखोगे
तो पहला पॉइंट इसमें बनाओ कि भारत अभी तक, हमारा देश भारत अभी तक 43 पीस कीपिंग मिशन के अंदर हिस्सा ले चुका है यूनाइटेड नेशन के। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के जो 43 पीस कीपिंग मिशन है उसमें भारत अभी तक इसमें पार्टिसिपेट कर चुका है। अभी तक भारत ने टोटल 1,80,000 से ज्यादा जवान इसके अंदर भेजे हैं। 1,80,000 से ज्यादा जवान पिछले 70 सालों के अंदर भारत ने यूनाइटेड नेशन को दिए हैं कि आप इनकी ड्यूटी लगा सकते हो दुनिया में जहां कहीं भी प्रॉब्लम है उसको कम करने के लिए। 2004 में तो भारत ने एक रिकॉर्ड ही बना दिया था। 2004 भारत सबसे ज्यादा जवान भेजने वाला, जवानों को ट्रूप्स कहा जाता है, सबसे ज्यादा जवान भेजने वाला यूनाइटेड नेशन के लिए तीसरा सबसे बड़ा देश धरती का बन गया था। भारत ने इस साल 7,860 जवानों को वहां भेजा था, जिनमें 995 पुलिस डिपार्टमेंट से भी गए थे, प्लस कई तरह की फीमेल पुलिस फोर्स को भी भेजा गया था। महिलाओं की भी ड्यूटी लगती है उसमें। तो ये भारत का रोल 2004 में बहुत ही एप्रिशिएटेड रहा था, जिसमें भारत तीसरा सबसे बड़ा देश बना था, मतलब यूनाइटेड नेशन की हेल्प करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर पीस कीपिंग नेटवर्क बढ़िया से चलाया जा सके इसलिए। ठीक है, अगर मैं इन कंक्लूजन में बात करूं तो अभी तक 2 मिलिट्री एडवाइजर भारत ने दिए हैं यूनाइटेड नेशन को। यूनाइटेड नेशन को 2 मिलिट्री एडवाइजर भारत की तरफ से दिए गए हैं वेरियस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। 2 पुलिस एडवाइजर भी भारत की तरफ से दिए गए हैं यूनाइटेड नेशन को। 14 तरह के अलग अलग फोर्स के कमांडर भी भारत की तरफ से दिए गए हैं और कई नंबर ऑफ पुलिस कमिश्नर भारत की तरफ से दिए गए हैं, ताकि यूनाइटेड नेशन के द्वारा पूरी दुनिया में शांति करने के लिए जो पीस मिशन चलाए जाते हैं उनको और मजबूती मिल सके, बल मिल सके। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर हुई सभी स्टूडेंट्स को। और अभी तक एक दुख की बात यह है कि भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन के पीस मिशंस के अंदर गए हुए 163 भारतीय अभी तक शहीद हो चुके हैं। ठीक है, 163 भारतीय ने अपनी शहादत दी है अलग अलग वेरियस यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस के अंदर जो धरती पर चल रहे हैं। 163 इंडियंस जो है वो अपनी शहादत अभी तक दे चुके हैं, जो लेटेस्ट डाटा मैंने इंटरनेट पे स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग। और एक लास्ट पॉइंट आप इसके अंदर ये भी नोट करोगे कि 43 ऑपरेशंस के अंदर भारत ने आज तक पार्टिसिपेट किया है। एट प्रेजेंट भी भारत की सेना दुनिया के कई देशों के अंदर है। एट प्रेजेंट भारत की जो सेना है वो एज ए पीस कीपिंग मिशन के अंदर कहां कहां है, एक तो लेबनान देश के अंदर है, एक कोंगो देश के अंदर है, एक साउथ सूडान देश के अंदर है, एक हाइती देश के अंदर है और एक लाइबेरिया देश के अंदर है। इन सब कंट्रीज के अंदर हम लोगों ने अपनी सेनाओं को आज भी नियुक्त किया हुआ है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि पीस कीपिंग मिशन क्या होता है और हर देश का उसमें क्या रोल बनता है। भारत ने अपने इस रोल को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमेशा पे किया है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो रोल ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशन, तो हम लोग इसे कैसे भूल सकते हैं। इंटरनेशनल योगा डे, ये किसने घोषित किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। इंटरनेशनल योगा डे, इसके बारे में लिखो क्योंकि लेटेस्ट अचीवमेंट तो हमारी यही है संयुक्त राष्ट्र संघ से। तो इंटरनेशनल योगा डे जो है ये आपको पता है 21 जून पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में बनाया जाता है। 21 जून पूरी धरती पर योगा डे के रूप में बनाया जाता है। 21 जून का दिन ही हमने क्यों चुना? क्योंकि ये सबसे लंबा दिन है, सबसे लॉन्गेस्ट डे है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। मतलब
हमारे धरती के उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है। उत्तरी गोलार्ध, हमारा धरती दो गोलार्ध के अंदर है, ऊपर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर। इस प्रकार धरती नॉर्थ और साउथ में बटी हुई है ना, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे लंबा दिन जो है वो 21 जून का होता है और दक्षिण हेमिस्फीयर का सबसे छोटा दिन होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब भाषण दिया संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में, तो उन्होंने कहा कि भारत अपनी तरफ से 21 जून चाहता है, क्योंकि ये दिन अलग अलग देशों के अंदर काफी इंपॉर्टेंस रखता है, तो इसी दिन को अप्रूव किया जाए। और यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में वोट हुआ, 2014 में इसको अप्रूव कर दिया गया। योगा भारत की 5000 साल पुरानी टेक्निक है, जिससे एक व्यक्ति फिजिकली फिट रहता है, जिससे एक व्यक्ति मेंटली फिट रहता है, जिससे एक व्यक्ति स्पिरिचुअली भी फिट रहता है। सिर्फ फिजिकल का फिट होना ही जरूरी नहीं होता, एक इंसान दिमागी तौर पे भी फिट होना चाहिए। तो फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअली फिटनेस के लिए योगा यूजफुल है। ये भारत की दुनिया को एक देन है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी इंपॉर्टेंस को समझा। तो अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूं, तो भारत के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने भाषण दिया था यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में। कौन सी तारीख को? 27 सितंबर 2014 को। 27 सितंबर 2014 को मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में ये भाषण दिया कि भारत चाहता है कि योगा को अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो घोषित किया जाए, पूरी दुनिया में इसको फैलाया जाए। और उसके बाद दिन आया 11 दिसंबर 2014 का, जब भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन के अंदर हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे, जैसे आजकल सैयद अकबरुद्दीन है ना, उसी प्रकार उस वक्त हमारे भारत के वहां परमानेंट जो एम्बेसडर थे यूएनओ के अंदर, वो थे अशोक मुखर्जी। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर मतलब इस बिल को पेश किया, इस ड्राफ्ट को पेश किया, ड्राफ्ट को लेकर आए महासभा में। और क्योंकि महासभा में 193 देश बैठते हैं, उन्होंने वोट डाला और आपको जानकर खुशी होगी कि 177 देशों ने इस फेवर के अंदर वोट किया कि इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में बनाना चाहिए। इन दैट काइंड ऑफ वोटिंग, आज तक इससे ज्यादा वोट यूएन में किसी को नहीं मिले। ये अपने आप में एक बड़ी जीत थी। तो 177 वोट इसकी फेवर में मिले और योगा डे जो है आप आज पूरे विश्व के अंदर 21 जून को बनाया जाता है। इससे अलग भारत ने एक अर्जी संयुक्त राष्ट्र संघ में और लगा रखी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि भारत के संविधान के निर्माता थे, भारत के सबसे पहले कानून मंत्री थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म दिवस होता है, जो उनका बर्थडे होता है, जो 14 अप्रैल को होता है, भारत सरकार की तरफ से 2016 के अंदर ये एप्लीकेशन लगाई गई है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर कि बाबा साहेब अंबेडकर जी के जन्म दिवस को पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल इक्वालिटी डे के रूप में बनाया जाए। इंटरनेशनल इक्वालिटी डे, अंतरराष्ट्रीय मतलब बराबरता दिवस, की पूरी धरती पर हम लोग इस चीज का प्रचार करें कि सभी धर्म, सभी जातियां, सभी भाषा, हर अलग अलग रंगों के लोग सब बराबर होते हैं। तो भारत ने अपनी तरफ से एक ये एप्लीकेशन भी यूएन में लगाई हुई है, जिसके बारे में इन फ्यूचर हमें देखना होगा। ठीक है जी, ये बात आप लोगों को समझ लगी। ये सारा टॉपिक चल रहा है हमारा इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन। ठीक है, ठीक है। हेलो हेलो, वेलकम रविंदर सिंह, साजन मिड्डा, अमनदीप कौर, मंजीत कौर, निशा देवी एंड मीनाक्षी शर्मा, वेलकम। तो ये लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा, आप लोग बाद में इसको आराम से देख सकते हो। अगला पॉइंट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आज आप सबको एक बात की खुशी मिलेगी कि हमने हमारे सिलेबस का एक चैप्टर खत्म कर लिया। आप लोग अपना ओरिजिनल सिलेबस देखो, सारे चैप्टर्स मैं इसी तरह एक्सप्लेन करूंगा आपको। आज एक चैप्टर आपने खत्म कर लिया, तो ऐसे एक एक कदम हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, पूरा राजनीति का सिलेबस अच्छे से खत्म करेंगे। ठीक है,
तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद कहा जाता है, भारत हमेशा से चाहता है कि मुझे इसका परमानेंट मेंबर बनाया जाए। ठीक है, किन मामलों में भारत कम है, जो हमें टेम्परेरी मेंबर रखा हुआ है, वो भी 7 बार ही बने हम लोग। तो भारत की तरफ से हमेशा ये तर्क दिया जाता है कि भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। चाइना के बाद 137 करोड़ लोग भारत में रहते हैं। आज भारत की आबादी 137 करोड़ की हो चुकी है। ठीक है, सो 12-12 करोड़ की आबादी वालों को आपने परमानेंट मेंबर बना रखा है, और जो 140 करोड़ के नेड़े हैं वो उसके मेंबर है ही नहीं। तो भारत कहता है कि हमें भी बनाओ ना। आज दुनिया की पावर उधर से क्यों जनरेट होती है, यहां हम 140 करोड़ हैं, पावर यहां से जनरेट होनी चाहिए। सो हमें इसका परमानेंट मेंबर बनाओ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड करो। भारत अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी लिबरल डेमोक्रेसी के रूप से जानता है। मतलब दुनिया में सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है वो भारत का है। लगभग 85 करोड़ लोग जहां वोट डालते हैं, तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाओ आप। ठीक है, और भारत दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। दुनिया में आज सिर्फ 6 ही देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था भारत से बड़ी है। भारत दुनिया की 7वीं आज सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है पावर परचेजिंग पैरिटी में। ये क्या होता है, ये बेसिकली ये इकोनॉमिकल टर्म है, इसे आप ऐसे ही याद रख लो। और भारत ने ये कहा है कि हमने यूएन की हमेशा सपोर्ट की है। 1,80,000 जवान आज तक हमने यूएन को दिया है कि आप दुनिया में शांति करने के लिए हमारे इन जवानों की ड्यूटी लगाओ। और 43 मिशन के अंदर भारत ने यूएन की मदद की है। 163 से ज्यादा जवानों की शहादत हुई है। इतना कुछ हम लोग अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के लिए कर रहे हैं, तो हमें उसका परमानेंट मेंबर क्यों नहीं बनाया जा रहा। तो भारत हमेशा से इस बात का जोर देता है कि हमें इसका परमानेंट मेंबर जो है वो बनाया जाए। ठीक है जी। इससे अलग स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर मैं एक टॉपिक को और ऐड करना चाहूंगा, उसे भी आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, क्योंकि आज के टाइम में करंट अफेयर्स में उसकी बातें बड़े अच्छे लेवल के ऊपर आती है। इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा जाता है। ये यूएन का सबसे बड़ा मिशन है जो एट प्रेजेंट चल रहा है, यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये भी आप लोगों को सबको बढ़िया से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हेडिंग देता हूं, ये लास्ट पॉइंट रहेगा, उसके बाद ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तो हेडिंग देते हैं जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है? देखो, एक टाइम था जब दुनिया बात करती थी ग्रोथ की। ठीक है, टाइम को समझना, जैसे जैसे दुनिया समझदार होती गई तो दुनिया में ग्रोथ की बात होती गई। किसकी बात होती गई? ग्रोथ की। अब ग्रोथ जो है ਉਹਨੂੰ पंजाबी विच वाधा किया जाता है। ग्रोथ मतलब ये वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो अपने ये साइकोलॉजी पे ना पहुंच जाना आप कहीं, ये इकोनॉमिक्स की टर्म है। तो ग्रोथ मतलब वादा कि हमारी इकोनॉमी बढ़े है, सरकार के पास टैक्स ज्यादा इकट्ठा हो, हमारा व्यापार ज्यादा हो, इंडस्ट्रियां आगे बढ़े, खेती बाड़ी का विकास हो, हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो। तो ये पहले दुनिया ग्रोथ की बात करती थी। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते गए फिर दुनिया ने बात की डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट ग्रोथ से बड़ा शब्द है। डेवलपमेंट नू विकास कहा जाता है। डेवलपमेंट का मतलब है गरीबी कम हो, बेरोजगारी कम हो, शिक्षा और अच्छी हो, ठीक है, और सेहत में लोगों के और सुधार हो। अब आप मुझे बताओ कि डेवलपमेंट अच्छा शब्द है कि ग्रोथ अच्छा शब्द है?
डेवलपमेंट है ना। तो जैसे जैसे पैसा बढ़ता है वैसे वैसे अगर डेवलपमेंट ही ना हुई तो फिर पैसा बढ़ने का फायदा क्या। इसका मतलब ग्रोथ से अच्छा शब्द है डेवलपमेंट। फिर दुनिया ने किसकी बात करनी शुरू की, डेवलपमेंट की। और आज दुनिया बात करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। हमने एक ऐसा विकास नहीं करना जो 2-3 साल तो चले और उसके बाद रुक जाए। हमने एक ऐसा विकास करना है जो निरंतर चले, जो कभी रुकना नहीं चाहिए, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ना चाहिए। और उस विकास में पर्यावरण का नुकसान नहीं होना चाहिए, इंसानों की सेहत का नुकसान नहीं होना चाहिए, वैल्यूज का नुकसान नहीं होना चाहिए। उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो यूनाइटेड नेशन ने, जो दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत है, जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूप से जानते हैं, उन्होंने 2015 के अंदर ऐसे 17 गोल डिसाइड किए कि अगर पूरी धरती का एक एक देश इन 17 चीजों में परफेक्ट हो जाए तो ये धरती स्वर्ग जैसी होगी, रहने के लायक होगी। और इन 17 गोल्स को अचीव करने का जो टाइम रखा गया है वो 2030 तक का रखा गया है। अब ये 17 गोल क्या है बस ये लिख लो, उसके बाद आज का टॉपिक खत्म। तो 2015 में 17 गोल डिसाइड किए गए। ये 17 गोल धरती के सब देशों को बता दिए गए कि आप सभी के सभी पीछे पड़ जाओ इन 17 गोल के और इनको अचीव कर लो तो आपका देश रहने के लायक बन जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। ये 17 गोल कौन कौन से हैं? पहला, आपके देश में गरीबी नहीं होनी चाहिए, नो पॉवर्टी। दूसरी बात, आपके देश में कोई भूख से नहीं मरना चाहिए, जीरो हंगर। तीसरा, आपके देश के लोगों की अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, गुड हेल्थ। चौथा, आपके देश में एजुकेशन नहीं, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही वो चीज है जो मैनकाइंड को शेप करती है। पांचवी, आपके देश के अंदर जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऑल शुड बी इक्वल। छठवां, पीने के लिए हर व्यक्ति को साफ पानी उपलब्ध होना चाहिए, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। हर घर में शौचालय होना चाहिए, खुले से शौच मुक्त पूरी धरती बनाओ, सैनिटेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। सातवां, हर देश में क्लीन एनर्जी होनी चाहिए। क्या मतलब हुआ क्लीन एनर्जी का? एक ऐसी ऊर्जा जिससे प्रदूषण ना होता हो, एक ऐसी ऊर्जा जिससे नदियां खराब ना होती हो। क्लीन एनर्जी की तरफ, क्लीन एनर्जी की तरफ हम लोगों ने बढ़ना है। और इसके साथ डिसेंट वर्क होना चाहिए, मतलब हर इंसान के पास डिसेंट वर्क होना चाहिए, एक अच्छा काम होना चाहिए उनके पास। ऐसा नहीं होना चाहिए कि काम तो है पर वो घटिया सा है, काम करने में मजा आना चाहिए अपने को। घटिया इन द सेंस, देखो वैसे तो दुनिया का कोई भी काम बेकार नहीं होता, चाहे आप कुछ भी करो, पर एक एक वर्क तो ना। अभी जैसे मान लो कोई ऐसी जगह है जहां पे प्रदूषण ही बहुत ज्यादा है, जहां पे पानी मतलब अच्छा नहीं है, जहां पर कोई प्रॉब्लम पड़ गई तो कोई फैसिलिटीज ही नहीं है, तो एक डिसेंट वर्क होना चाहिए आदमी का। ठीक है। नौवां पॉइंट, आपके देश में इंडस्ट्रीज हो ताकि लोगों को रोजगार मिले। हर सोशल प्रॉब्लम में ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन होना चाहिए। बिजली, सड़कें, पानी, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मजबूत होना चाहिए। 10वें नंबर के ऊपर इन्होंने लिखा है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। आपके जहां भी कोई भेदभाव है उनको खत्म करना है आप लोगों ने। और स्मार्ट सिटीज होनी चाहिए, ऐसे शहर जो स्मार्ट हो, जिनका लगभग 40% एरिया ग्रीनरी के अंदर आता हो, कूड़ा करकट उनका उस प्रकार रिसाइकल होता हो, एक शहर स्वर्ग जैसे हो। और उसके सिवा रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन होनी चाहिए। हमने चाहे ईंधन खर्च करना है, हमने चाहे रोटी खानी है, वो उतना ही प्रयोग करें जितनी हमें जरूरत है, किसी भी चीज की वेस्टेज ना हो। 13वां पॉइंट, धरती का हर देश क्लाइमेट के ऊपर एक्शन ले। हमने हमारी धरती माता को और पर्यावरण को किसी भी कीमत पर खराब नहीं करना, उसके लिए एक्शन लेना है। और जो लाइफ बिलो वाटर है, जो जीवन पानी के अंदर है, उसको हम लोगों ने बचाना है। और जो लाइफ ऑन लैंड है, मतलब धरती पर रहने वाले सारे जीव, पानी के अंदर रहने वाले सारे जीवों की हम लोगों ने रक्षा करनी है। 6ठे नंबर पर हमने अपने देश के अंदर शांति कायम करनी है। हमने देश में हर व्यक्ति को न्याय देना है।
ठीक है। और 17वां सबसे बड़ी बात, हमने दूसरों के साथ भी पार्टनरशिप करनी है इन सभी गोल्स को अचीव करने में। ठीक है, मतलब अगर आपको लगता है कि आपका कोई पड़ोसी मुल्क या आपका कोई पड़ोसी स्टेट इन गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा है, तो आप उनकी मदद करोगे इन गोल्स को अचीव करने में। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा। मेरी तरफ से स्टूडेंट नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, जब भी मैं लेक्चर लाइव लगा रहा होता हूं, मैं मेरे फोन पे इसको लाइव देखता हूं, तो मुझे ये दिखाई दे रहा होता है। अगर मेरी तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे पता होता है कि इधर से इंटरनेट में प्रॉब्लम है या क्या है। सम टाइम अगर आपके फोन में वीडियो नहीं चलती तो वो आपकी तरफ से भी इंटरनेट डाउन हो सकता है। ठीक है, तो वो आप लोग भी चेक करना। सो चलो जी वाह, बहुत बढ़िया से हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया। ये चैप्टर और ये कोचिंग आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पेपर क्लियर करने के लिए मदद नहीं करेगी, बल्कि ये कितनी अच्छी चीजें हैं जो हमारी खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, और हमारे दिमाग का होरिजन कितना वाइड होता है इनसे। चलो आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जाने से पहले मैं एक बार आपको इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि सोशल स्टडी की कोचिंग सावल क्लासेस की तरफ से शुरू कर दी गई है, और चाहे आप लोगों ने घर बैठे ऑनलाइन कोचिंग लेनी हो तब भी आप आज ही अपना बैच ज्वाइन करो, और अगर आप लोगों ने क्लासरूम कोचिंग लेनी हो तब भी आप लोग अपना बैच ज्वाइन कर सकते हो। क्लासरूम कोचिंग की फीस अपनी 8,000 रुपीज है, ऑनलाइन कोचिंग की फीस अपनी 7,000 रुपीज है, और ये सिर्फ वन टाइम है। जब तक आपका पेपर नहीं होता इसके बाद कोई चार्जेस आप लोगों के नहीं लगेंगे। दोनों सब्जेक्ट आप लोगों के इसी प्रकार थ्योरी में कवर अप होंगे, प्लस आपको खूब सारे क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए विद आंसर्स। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर आप लोग जो ये YouTube पे लेक्चर लगा रहे हो और पेड ग्रुप में क्या फर्क है। तो जो स्टूडेंट्स इन लेक्चर को अभी YouTube पब्लिकली देख रहे हैं, ये आपके लिए डेमो क्लासेस है पेड ग्रुप की। ठीक है, ये मैं आपको ये बता रहा हूं इन लेक्चर के थ्रू कि हमारी पेड ग्रुप्स ऐसे चलते हैं। बस 2-3 दिन आप और ऐसे क्लासें देखोगे, उसके बाद आप लोगों को ओपन लेक्चर जो मिलेंगे वो MCQ के मिलेंगे सिर्फ। इस प्रकार अगर थ्योरी के अंदर टॉपिक वाइज अगर आपने सारा सिलेबस खत्म करना है तो आज ही आप लोग इसके पेड ग्रुप ज्वाइन करो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो और बैच ज्वाइन करो। अभी सोशल स्टडी की एक सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है पॉलिटिक्स का, एक सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है इकोनॉमिक्स का। आने वाले दिनों में अगले हफ्ते के अंदर हिस्ट्री का लेक्चर और ज्योग्राफी का लेक्चर भी आप लोगों का शुरू हो जाएगा। सो डोंट वरी, स्टे कनेक्टेड, अपनी तरफ से पढ़ाई करते रहो घर पे। बाकी सब सब्जेक्ट भी मैं स्टार्ट करूंगा। और उसके सिवा कुछ स्टूडेंट मेरे से पूछते रहते हैं कि सर क्या अपने को ये कोचिंग सफिशिएंट रहेगी, क्या हमें कोई और किताब तो नहीं पढ़नी पड़ेगी। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात वेरी फ्रेंकली बताता हूँ, हम लोग अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे। 10 साल से हम लोग सिर्फ कोचिंग के काम में ही है और हमें पता है कि हमें कितना पढ़ाना है। बट स्टिल मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप और जितनी ज्यादा बुक्स हो सकता है पढ़ो, जितने ज्यादा नोट्स आपको कहीं से मिलते हैं लो। ठीक है, हम लोगों ने मैक्सिमम हार्ड वर्क करनी है। ठीक है, पेपर का कोई सिलेबस नहीं होता, जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हो पढ़ो, पर मेरी तरफ से मैं कोई कमी नहीं रखूंगा किसी भी तरह की। ठीक, बाकी अगर आपका कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट करो इसी वीडियो के, या मुझे कॉल करना, मैसेज करना। तो विश यू गुड लक। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर स्टूडेंट्स। बाय, टेक केयर।